अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, हमने अपने जीवन में एक बार जरूर यह अनुभव किया होगा और ऐसा कहा भी होगा कि न जाने कहां से मुझ में एक हिम्मत सी आ गई, न जाने कैसे मन में एक विश्वास सा जाग गया, न जाने कब मेरे दिल में एक हौसला बुलंद होता गया। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब किसी मुसीबत के समय या जरूरत पड़ने पर या अपनी रक्षा के लिए हमारे अंदर अचानक हिम्मत, हौसला, विश्वास और उम्मीद जैसा प्रभाव हम महसूस करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई चमत्कार हो रहा है। और सच तो यह है कि ये चमत्कार तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद था, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं था। अपने अंदर की खूबियों का एहसास कराने का नाम ही है कौन बनेगा करोड़पति। यही वो जगह है जहां एक खिचड़ी बनाने वाली को अपने अंदर छिपे करोड़पति को बाहर लाने में मदद मिलती है। कैंसर सर्वाइवर आरती कुमारी और दिव्यांग नूपुर चौहान जैसे खिलाड़ियों को अपने बिखरे हुए विश्वास को जोड़ने में मदद मिलती है। तभी तो हम कहते हैं कि यहां सिर्फ सवालों के जवाब नहीं, मुश्किल हालातों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस हफ्ते भी सवालों और हालातों का जवाब देने 10 नए खिलाड़ी कमर कसकर यहां तैयार हैं और इनका परिचय हम देना चाहेंगे। सबसे पहले तालियां बजाएं इनके लिए। सबसे पहले चलते हैं थाने, महाराष्ट्र। स्वागत करते हैं हमारी पहली खिलाड़ी का, टीच फॉर इंडिया की फेलो निमिता राउत। इसके बाद आते हैं भावनगर, गुजरात में मिलते हैं एक टीचर से जिनका नाम है निहारिका पटेल। फिर बढ़ते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश की तरफ, ये देखिए, और स्वागत करते हैं अगली खिलाड़ी का, एक गृहिणी जिनका नाम है विजय लक्ष्मी गांगुली। अब आते हैं राजधानी दिल्ली में, यहां से है एक और खिलाड़ी, एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट जिनका नाम है अंजलि दत्ता। और अगली खिलाड़ी सरदार शहर राजस्थान से हैं, ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिनका नाम है पवन कुमार नाई। राजस्थान से बढ़ते हैं हाथरस उत्तर प्रदेश की तरफ, मिलते हैं एक टीचर से जिनका नाम है अखिलेश कुमार अम्बेश। इसके बाद आते हैं खोरमा छत्तीसगढ़ में, यहां से हैं हमारे अगले खिलाड़ी सहारा इंडिया परिवार के एजेंट जालिम साई। अब चलते हैं आद्रा वेस्ट बंगाल में और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से, इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर गौतम कुमार झा। चलिए बढ़ते हैं जगदीशपुर छत्तीसगढ़ की तरफ और मिलते हैं एक और टीचर से जिनका नाम है प्रज्वलिता साहू। और अंत में स्वागत कीजिए मुंबई महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट का जिनका नाम है आंचल अशोक गुप्ता। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आप सभी का। देवियों सज्जनों, इनके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल रखने से पहले मैं आप सबको इनकी जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी थी उसे दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मैं एक ही आंख से देख सकती हूँ, तो शायद जल्दी पढ़ने में मुझे मुश्किल पड़े। अब ऐसा रिपुटेशन है घर में जो मेरा जीके जीएस अच्छा है, तो अब अगर रिपुटेशन घर में बचाना है तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट निकालना पड़ेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को नई दिल्ली से इनकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जो शहर सबसे नजदीक है उसे पहले रखें। अरेंज these prominent cities in increasing order of their distance from New Delhi. समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए कोलंबो, बी सिडनी, सी मुंबई, डी सिंगापुर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए।
सबसे पहले जो आता है वो है सी मुंबई, अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोमीटर्स। फिर आता है ए कोलंबो, अप्रॉक्सीमेटली 3400 किलोमीटर्स। फिर है डी सिंगापुर, अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स। और अंत में है बी सिडनी, अप्रॉक्सीमेटली 10,500 किलोमीटर्स। सी ए डी बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सबसे तेज जवाब, निमिता राउत। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। विश्वास नहीं हो रहा? ये हाथ इधर रखो। नहीं ये वाला। ओके। देखो सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी आ चुकी हैं। थाने महाराष्ट्र से ये हैं टीच फॉर इंडिया की फेलो निमिता राउत इनका नाम है। तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। निमिता जी, पहले तो आप हमको ये समझाइए कि ये टीच फॉर इंडिया क्या है। अमिताभ जी, टीच फॉर इंडिया एक एनजीओ है एंड इट इज़ बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स या लो इनकम अंडर रिसोर्स स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ाने जाते हैं। मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना 2017 में रिटायर किया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो लास्ट ईयर मैं विक्रोली में पढ़ा रही थी और आजकल मैं कुर्ला में पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जी, इससे पहले आपने कहा कि आप कहीं और काम कर रहे हैं। जी, मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। मैं एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ और IIT BHU से पास आउट हुई थी इन 1981। निविदा जी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे इस विषय पर। ताली बज गई है आपके क्वालिफिकेशंस को लेकर के। हम आपके ऊपर एक जो वीडियो बना है उसे देख लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मम्मी पापा हैं, ये कन्यादान दे रहे हैं, मतलब लाइक दिस इज द टाइम व्हेन दे हैव गिफ्टेड मी टू यू। ये याद है? हद है यार। मेरा नाम निमिता राउत है। बेसिकली पंजाबन हूँ पर पूरे भारत में रह चुकी हूँ और अभी हम लोग थाने में सेटल्ड हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं बीटेक ऑनर्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किया हुआ है मैंने। मैं पूरे इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में दूसरी लड़की इंजीनियरिंग के लिए गई थी। तो काउंसलिंग के टाइम ही मुझे बोल दिया गया था, क्यों इंजीनियरिंग करना चाहती हो, एक लड़के की सीट तुम क्यों लेना चाहती हो, तुम लड़की हो क्या कर पाओगी टाइप। मतलब एक छोटी छोटी सी बातों से मतलब डिस्करेज करना चाहा। शुरू का कुछ महीने तो बहुत ही मुश्किल गुजरे। मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरे क्लासमेट ही थे। साइकिल से मैं आती जाती थी, तो साइकिल मैंने जब पार्क किया मॉर्निंग में, तो फिर जब शाम को निकलती थी फिर दोनों टायर की हवा निकली हुई होती थी। I used to feel very irritated with my friends because you should not do such kind of pranks with her. वो हमेशा आगे बैठती थी फ्रंट रो में एंड वो बेंच में और कोई जाके बैठता नहीं था, तो मैं जाके बैठता था साथ में। और धीरे धीरे आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये थी कि वो मुझे बिल्कुल इक्वल की तरह ट्रीट करते थे। मेरे इंजीनियरिंग में बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ा। आई वॉज द टॉपर, गोल्ड मेडल इन 3rd ईयर, गोल्ड मेडल इन 4th ईयर, गोल्ड मेडल इन फाइनल ईयर। उसके बाद मैंने एक इधर बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ज्वाइन किया, तो मैं वहाँ एज अ लेक्चरर इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने 25 साल काम किया। और उसके दौरान बहुत क्लियर थी मैं कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और रिटायरमेंट के बाद भी ये काम मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं पढ़ाऊंगी ही। और उसके बाद मैंने टीच फॉर इंडिया में पढ़ाना शुरू कर दिया एज अ फेलो। अगर KBC में एक अच्छी रकम जीत जाती हूँ तो मैं एक स्टडी सेंटर खोलना चाहती हूँ बच्चों के लिए, जहाँ पे वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास घर में जगह नहीं है, वो बच्चे वहाँ आके पढ़ सके, शांति से सेफली वो अपनी पढ़ाई कर सके जितनी देर वो चाहें। थैंक्स गाइस, बाय। बहुत बहुत बधाई आपको निमिता जी। थैंक यू। और जैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने अपनी क्वालिफिकेशंस का वर्णन किया, यहाँ पर ताली बज गई।
और इसलिए बजी क्योंकि आमतौर पर एक महिला को आईआईटी और वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ बहुत कम लोग जोड़ते हैं। और शुरुआत के अपने जीवन में जब आपने शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी वहाँ से, तो भी आपने अभी बताया कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़ा अजीब सा लगता है जब इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि एक महिला के प्रति इस तरह का वातावरण हो या इस तरह का बर्ताव हो लोगों का। कैसा लगा उन शुरुआत के दिनों में आपको? शुरुआत के दिनों में अमित जी, सबसे ज़्यादा तो मेरे को एक चीज़ सुनने को मिलती थी कि क्यों इंजीनियरिंग कर रही हो, एक लड़के की सीट क्यों खा रही हो। मैंने भी वही कंपटीशन दी थी, मैंने भी आईआईटी का कंपटीशन क्लियर किया था, पर मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। तो जितनी बार लोग ये बोलते थे कि आप क्यों कर रही हो, तो मेरा मनोबल और तेज हो जाता था कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए। यूपी में आपको माहौल मालूम ही है। जी हाँ। और 1975-76 में माहौल ऐसा था, तो मतलब जैसे कि एक अजूबा होता है, कहीं भी जाओ तो लोग आपको ताक रहे हैं, देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि हमको काउंसलिंग के टाइम ही लोगों ने बोला था कि आप क्यों आना चाहती हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में तो लड़कियों के लिए वॉशरूम भी नहीं है। मैंने कहा सर चल जाएगा, मैं चला लूँगी, बिना वॉशरूम के काम चलाऊँगी। तो मैंने 5 साल की इंजीनियरिंग, हमारा बीटेक 5 साल का था, विदाउट अ वॉशरूम। हमारे अब की बार में कई साल पहले फिर से बीएचयू जाना हुआ, तो जब कॉलेज गई तो सबसे पहले गर्ल्स वॉशरूम देख के मुझे जितनी हार्दिक खुशी हुई, शायद और किसी चीज़ से नहीं हुई होगी। तो शुरू के 5-6 महीने तो कभी कभी हार जाती थी, घर जाके पापा को बोलती थी कि पापा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पापा ने एक बात मुझे सिखाई कि बेटा फाइट योर ओन बैटल्स, जाओ अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और फिर जब लोग इस तरह बोलते थे, मन छोटा हो जाता था कि लोग मुझे इतना कम क्यों समझते हैं। तो पापा ये बोलते थे कि बेटा तुम जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारे काम को बोलना चाहिए, और जब काम बोलेगा तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको निमिता जी। आपके पतिदेव आज यहाँ कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। नमस्कार करता हूँ आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और किन्हें लाई हैं आप अपने साथ निमिता जी? मेरी बड़ी बहू रानी आई है। नमस्कार और स्वागत आपका। और मेरी भाभी आई है। आपकी भाभी जी नमस्कार, और आपका भी स्वागत बहुत बहुत। निमिता जी, एक बार फिर आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और आगे भी चल करके हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। खेल के कुछ नियम है, आपको मैं समझा दूं। सबसे पहले यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाता है प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। वहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव पार करने होते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का, और दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये का। और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आप कहीं दुविधा में पड़े, संकोच में हो, तो हमारी 4 लाइफलाइंस है आपके लिए। यहाँ पर आ गई 4 लाइफलाइन, देखिए। ये पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित, बहुत ही होनहार। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता जगत में बहुत ही चर्चित नाम है, जिनका नाम है अय्याज मेमन साहब। अय्याज जी मशहूर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ये इंडियन स्पोर्ट्स राइटर, कॉलमनिस्ट, ऑथर और वकील, लॉयर भी है। अय्याज भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका तालियों के साथ। अय्याज मेमन का स्वागत। धन्यवाद अमित जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अय्याज जी। तो अय्याज मेमन साहब हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़े, आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निमिता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज यहां से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिख परंपरा में सामुदायिक भोज और वो स्थान जहां ये आयोजित किया जाता है को क्या नाम दिया गया है? What is the name given to the Sikh custom of community meals as well as space where this is done? ऑप्शन सुनिए। ए लंगर, बी तख्त, सी छबील, या डी भोग। ए लंगर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। लंगर ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको, 1000 रुपए जीत गई आप। लंगर की जो परंपरा है वो पहले सिख गुरु नानक जी ने शुरू की थी,
और छबील भी इसी की तरह होता है, जिसमें लोगों को निःशुल्क शरबत पिलाया जाता है। ये सब बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी संबंध सिख परिवार से है। मेरी माता जी एक सिख थी, सिखनी थी, और बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिली। आगे बढ़ते हैं निमिता जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में एक एयरलाइन का नाम है और एक रंग भी है? Which of these is the name of an airline in India and also a color? A. Vistara, B. Indigo, C. Go Air, D. SpiceJet. बी इंडिगो लॉक कर दीजिए। इंडिगो बी पे था लगाया जाए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही जवाब दिया। 2000 जीत गए आप। इंडिगो कलर पर्पलिश ब्लू होता है, और अगर तालियां जोरों से जोर से बज जाए तो अच्छा लगेगा हमको। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है, और तीसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या फुटवेयर, जूतों या चप्पलों का एक प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of footwear? A. मोजड़ीज, B. कोल्हापुरी, C. पादुका, D. जोधपुर। डी जोधपुर लॉक। श्योर? था लगा दे। जी। जोधपुर जी था लगा जाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। मोजड़ी जूती होती है, कोल्हापुरी भी जूती हो रही, यहीं महाराष्ट्र से है, और जोधपुर वो है जो पजामा टाइप होता है, यानी आमतौर पर थोड़ा सा यहाँ पतला हो जाता है, ऊपर थोड़ा ढीला रहता है। घोड़सवारी के लिए बहुत अच्छा होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर जो पतला जगह है उसके ऊपर लंबे लंबे बूट आ जाते हैं। पोलो वगैरह खेलने के लिए लोग ऐसा खेलते हैं। चौथा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है निमिता जी, इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। बिरहा, कजरी, चैती और बारह मासा, इनमें से किसके प्रकार हैं? What are बिरहा, कजरी, चैती एंड बारह मासा टाइप्स ऑफ? A. Folk music, B. Painting, C. Calendar, D. Musical instruments, लोकगीत, चित्रकारी, पंचांग या वाद्य यंत्र? ए. फोक म्यूजिक। श्योर है? ताला लगा दिया जाए जी। फोक म्यूजिक ए, लोकगीत पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, 5000 रुपए आपने जीत लिया है। निविदा जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। दंत चिकित्सा में निश्चेतक एनेस्थेटिक की तरह भी इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? Sometimes used as an anesthetic agent during dental treatment, what is nitrous oxide also known as? A. Fainting gas, B. Tear gas, C. Laughing gas, या D. Punching gas? सी. लाफिंग गैस। Laughing gas? जी। Sure? Sure. ताला लगा दिया जाए जी। Laughing gas, C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। लाफिंग गैस, ये दंत प्रतिकाओं और बच्चे के जन्म के दौरान एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे दर्द कम हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि मरीज को हंसी आने लगती है अगर बिना प्रेस्क्रिप्शन के और रेगुलरली लिया जाए तो इसकी लत भी लग जाती है। इसे 18वीं शताब्दी में हम्फ्री डेवी द्वारा खोजा गया था। ये जितनी भी बातें कंप्यूटर जी हमसे कह रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरे भाई साहब, डेंटिस्ट वाला जो है न जाने क्या क्या यंत्र मुंह में घुसेड़ता रहता है, वो दर्द हो रहा है हमको, आप कह रहे हैं उसको लाफिंग गैस, कैसे हंसे उसके बाद? नहीं, है कि नहीं? और जब ऑपरेशन सर्जरी वगैरह होता है तो इसी का इस्तेमाल होता है। अरे आपका शरीर न जाने कहां कहां से कटने वाला है, बोल रहा है लाफिंग गैस। ये तो ठीक नहीं है। पर ऐसा बोलते हैं कि अगर ज्यादा मात्रा में उसको लिया जाए तो वो प्राणी हंसने लग जाता है, और इसकी लत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो एक ड्रग की तरह हो जाता है। बहुत से लोगों को रोका जाता है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, भैया बहुत सोच समझ करके इसको सूंघना, बता दिया आपको। ओके निवेदा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है छठा प्रश्न, और अब आपको समय मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छठा, पतिदेव को मैं नमस्कार करता हूं सर नचिकेत जी। आप बहुत सीरियस और गंभीर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ओके,
नहीं, आपका चेहरा ऐसे था मेरी तरफ, तो मुझे लगा, मैं डर गया, पता नहीं क्या, किस वजह से आप डर रहे हैं। भाई साहब, मैं प्रश्न नहीं रखता हूँ, ये तो कंप्यूटर जी रखते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अगर आपको अपना गुस्सा दिखाना है तो इनको दिखाइएगा बाद में। ऑलराइट, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? रेन फॉरेस्ट। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? निमिता जी, ऑप्शन सुनिए। ए टाइगा, बी अमेजॉन, सी कॉन्गो, डी सुंदरबंस। बी अमेजॉन। श्योर है? श्योर। ताला लगा दें? जी। ओके, अमेजॉन बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका का अमेजॉन वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन और उसकी सहायक नदियों के आसपास लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि में ये स्थित है। इसका फैलाव मुख्य रूप से ब्राजील में है, पर ये कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, गियाना, सुरिनाम और फ्रेंच गियाना तक भी फैला हुआ अमेजॉन फॉरेस्ट। लेकिन हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि आग लग गई वहाँ पर, और बहुत से वृक्ष जो हैं वो तबाह हो गए, यानी उनकी संख्या लाखों में चली गई, और इसके ऊपर बड़ी चिंता है लोगों को कि ये कैसे हो गया। ऑलराइट, यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज, वृक्षों को और बढ़ाया जाए अपनी जगह। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किन दो अभिनेताओं पर फिल्माया गया है? आपको गाना सुनाया जाएगा, और पता नहीं आप फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं, कहाँ टेक्नोलॉजी कर रही हैं आप, पता नहीं समय मिलता नहीं है। सर, फिल्में देखते अच्छा, हैं। देखते हैं आप? वाह, क्या बात है। On which two actors is this song filmed? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। देखें निमिता जी इसका सही उत्तर दे पाती हैं या नहीं। हो गई देर, जल्दी चलो, घर बोल रहा है। ओके, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ऑप्शंस है ये। ए अमरीश पुरी, ओम पुरी, बी विनोद खन्ना, फिरोज खान, सी शम्मी कपूर, मनोज कुमार, या डी राजकुमार, दिलीप कुमार। प्लीज लॉक डी, राजकुमार, दिलीप कुमार। निमिता जी इतनी जल्दी कैसे उत्तर दे रही हैं आप? सर देखी है पिक्चर। पिक्चर देखी है आपने, और गाना भी सुना है, बहुत सुंदर गीत था ये। क्या करें? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजकुमार, दिलीप कुमार इज द राइट आंसर। वेल डन। गाने का शीर्षक है इमली का बूटा, और ये फिल्म थी सौदागर। इसके निर्देशक थे सुभाष घाई साहब, गायक सुदेश भोसले और मोहम्मद अजीज, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आप अपने पतिदेव से भी कॉलेज में ही मिली, आपने बताया। जी, मेरे हस्बैंड मेरे क्लासमेट थे, और हमारी शुरुआत हुई बहुत अच्छी दोस्ती से। हम दोस्त बने क्योंकि वो कुछ उन लड़कों में से थे जो मुझे एक बराबर का समझते थे। एक फ्रेंड है, एक इंडिविजुअल है, उस तरह ट्रीट करते थे, उस तरह रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा, ये बताइए निमिता जी कि आपके जीवन में कब पता चला कि आपको अब ब्याह कर लेना चाहिए, और नचिकेत जी जो हैं यही हैं सही शख्स जिनके साथ में अपना जीवन बिताना चाहती हैं? ये नहीं, ना बताना चाहें अपनी नहीं, कोई प्रेम कहानी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त तो मेरे थे ही, सबसे अच्छे दोस्त जी। आई थिंक हम लोग 4th ईयर में थे, तब मुझे ये लगने लगा कि इन्हीं के साथ मैं जीवन बिताना चाहती हूँ। कैसे लगने लगा आपको? एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिससे मेरे को लगा कि इनसे ज़्यादा केयरिंग और ध्यान रखने वाला मुझे इंसान नहीं मिल सकता। वो इंसिडेंट क्या था, हम लोग एक बार ठंड के दिन थे, तो एक छोटा सा कुत्ता था, छोटा पपी, वो सीढ़ी के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था ठंड से। तो मेरे बाकी क्लासमेट्स, कोई उसे लात मार रहा था, कोई उसकी टांग खींच रहा था, मतलब दुम खींच रहा था, उसको हकल रहे थे। अब मुझे गुस्सा आ रहा, मैं आगे बढ़ने लगी उनको रोकने के लिए, तभी ये पीछे से आए और इन्होंने उन लोगों को धक्का मारा और जोर से चिल्लाए
और वो छोटे से गुत्ते को लेके अपने गले से ऐसे लगा लिया। वही एक क्षण था तो मैंने सोच लिया था कि इनसे अच्छा मुझे नहीं मिल सकता। जी जी जी, वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नचिकेत जी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं निमिता जी। अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये स्मारक किसकी भारत यात्रा की याद में बनाया गया था? To commemorate whose visit to India was this monument built? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, Albert Edward, Prince of Wales. B, King George V and Queen Mary. C, Princess Elizabeth. या D, Prince Arthur, Duke of Connaught. Albert, Prince of Wales, King George V. I think it is King George V. And Queen Mary. पढ़ा है, I know this, Gateway of India है ये। Princess Elizabeth तो नहीं है, Prince Arthur नहीं है। मैं ऑडियंस पॉल लेना चाहूँ। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं निमिता जी। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर्स उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और 15 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। What's the 50 है? जो मुझे लगा था जो आपको लग रहा था शायद उसी वही ओर जनता भी confirm गई हो है। गया, ठीक है। 72% जनता ने वोट दिया है बी को। क्या करेंगे? सर, बी किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड बी किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी को लॉक किया जाए। एंड यू आर राइट ऑडियंस, वेल प्लेड। किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी के दिसंबर 1911 में बॉम्बे की यात्रा के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, लेकिन जब वो पहुंचे तब तक केवल फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था। इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। ये वही जगह है जहां से अंतिम ब्रिटिश सैनिकों ने औपचारिक रूप से 1948 में भारत छोड़ा था। जी। ये विडंबना नहीं है, ये विश्व की आयरनी है कि जिसके स्वागत के लिए फाटक बनाया गया था, उसी फाटक से उनको कहा जाओ अपने घर। निमिता जी, जब आपका वीडियो देखा था तो हम जानना चाहते थे कि ये टीच फॉर इंडिया क्या है। आज की तारीख में हमारे देश में ओनली 67% चिल्ड्रन जो हैं 10 स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाते, नहीं पढ़ पाते। 33% हमारे बच्चे 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं एंड 75% चिल्ड्रन इन आवर कंट्री टुडे डू नॉट गो टू कॉलेज। 25% बच्चे ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। वजह क्या है इसकी? क्या कॉलेजेस नहीं है? क्या साधन नहीं है? साधन या नहीं। क्या उनके मार्क्स नहीं है? साधन नहीं है। मैं अपने बच्चों को देखती थी, उनको जिस तरह की शिक्षा मिलती है और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते बड़े बड़े स्कूल्स, उनको जिस तरह की शिक्षा मिलती है, बहुत अंतर होता है। तो मेरे को हमेशा ये था कि मैं उन बच्चों को रिटायरमेंट के बाद पढ़ाना चाहती हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है, वेयर आई कैन मेक अ डिफरेंस। तो उस समय रिसर्च शुरू करी तो आई केम अक्रॉस टीच फॉर इंडिया। उनका जो विजन था, उनका हमारा मिशन है कि वन डे ऑल चिल्ड्रन विल गेट एन एक्सेलेंट एजुकेशन। तो ये मेरे दिल को बहुत छुआ कि यही मैं फील करती हूँ ना कि शिक्षा एक बेसिक अधिकार है। हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलके अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है खास तो वो तौर से अगर वो intelligent नहीं। महिला हो। जी, लड़कियां हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है और पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं कि बेटी जो है उसको ज़्यादा मत पढ़ाओ। बहुत से कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं, मैं आपको बताऊं निमिता जी, उनकी कहानी सुन करके इतना दर्द होता है कि उनको उनके गांव वालों ने कहा कि अपने उसके माता पिता से कहा कि 7वीं 8वीं तक वो आगे जाना चाहती, तो उसने कहा क्यों इसके ऊपर पैसा ज़ाया कर रहे हो,
ये तो जाकर के चूल्हा चौका चलाएगी, आगे क्या करेगी शिक्षा प्राप्त करके? ये धारणा ही एकदम गलत है। और आज देखिए आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है निमिता जी, मैं बताऊं आपको, रियली वेल डन फॉर योर थॉट एंड फॉर योर। ओके निमिता जी, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसे याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ से उत्पन्न? याज्ञसेनी। इन द महाभारत, हु अमंग दीज is known as Yagyaseni, meaning born of Yagya? A. Subhadra. B. Gandhari. C. Draupadi. D. Kunti. सी द्रौपदी लॉक कर दीजिए। श्योर? एब्सोल्युटली फाइनल उत्तर आपका? जी। द्रौपदी सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। यस यू राइट, बहुत खूब। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहां यज्ञ कुंड से हुआ था, अतः याज्ञसेनी भी कहलाई। ये कृष्णा, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी ये विख्यात है। बहुत सही उत्तर दिया आपने। एक बात मैं देख रहा हूं निमिता जी कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर और उत्तर देने के लिए थोड़ा सोचते हैं, फिर उधर उधर नज़र जाती है, टाइमर को देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर मेरी आंखों में देखते हैं कि सर हमको बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या है। आप अलग हैं, बहुत से चीज़ों से अलग हैं आप, लेकिन आप अलग हैं क्योंकि आप तुरंत आप उत्तर दे रहे हैं और ये तभी आप दे पा रहे हैं क्योंकि आपको इसका ज्ञान है और एक बहुत अच्छा उदाहरण है आप हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी। क्या आप अपने कॉलेज में भी ऐसे ही थी क्या निमिता जी? जी सर, फोकस और कंसंट्रेशन हमेशा जी हाँ जो कर रहे हैं उस पे रहता था जी। और जो सही लगता था वही था। जरा भी डाउट होता था तो मैं 10 बार पढ़ती थी, 10 बार चेक करती थी, बट आई वुड नॉट गो अहेड विदाउट कंफर्मिंग कि मैं सही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। फोकस कंसंट्रेशन ना होता तो जितने आपने अभी ये मेडल्स जीते हैं, तमगे आपको मिले हैं, ये आपको कभी ना मिलते। और जिस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। ओके निमिता जी, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। निमिता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में ओलंपिक पदक जीते हैं? In which of these sports have Indian athletes won Olympic medals in both men's and women's categories? A. Tennis. B. Boxing. C. Shooting. D. Badminton. Olympic Indian athletes, both men and women. बॉक्सिंग नहीं, शूटिंग लग रहा है, टेनिस, मन में कोई नाम आ रहे हो आपके? शूटिंग लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। शूटिंग लग रहा है आपको? शूटिंग लग रहा है मुझे। श्योर ना हो तो लाइफलाइन है, तीनों बची हैं आपके पास और 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। फ्लिप द क्वेश्चन कर। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। निमिता जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं और जो लाइफलाइन मांग रही हैं वो है फ्लिप द क्वेश्चन। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा निमिता जी और एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। शूटिंग। सी शूटिंग। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। निमिता जी ये गलत होता, बच गई आप। सही है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। विजेंद्र सिंह, आपको मालूम होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने 2008 में। मैरी कॉम के बारे में तो बहुत ही चर्चा है, ब्रॉन्ज उन्होंने जीता था 2012 में। टेनिस लिएंडर पेज ने 1996 में जीता था। शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि अब मंत्रिमंडल में हैं, सिल्वर इन 2004। और अभिनव बिंद्रा, ये भी बहुत ही प्रचलित नाम था, गोल्ड मिला था इन्हें सन 2008 में। बैडमिंटन में साइना नेहवाल 2012 में और पीवी सिंधु 2016 में। लेकिन मेंस विमेंस में
बॉक्सिंग। ऑलराइट, तो अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा और हमारे पास एक 11 विषयों के ऊपर एक सूची है। ये देखिए सूची आ गई, 11 विषय हैं इसमें और आपने किसी एक विषय को चुना है और वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसी विषय के आधार पर आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। कमिश्नर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न डालिए। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा लगभग 78% है? 78। Which gas forms about 78% of the Earth's atmosphere? A. Hydrogen. B. Carbon dioxide. C. Oxygen. D. Nitrogen. डी नाइट्रोजन लॉक कर दी। Sure? श्योर ताला लगा दिया जाए? जी। नाइट्रोजन डी, ताला लगाइए। Yes, you're right. नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल N और एटॉमिक नंबर 7 होता है, N7। ऑलराइट, दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है, 3,20,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। Many congratulations to you, Nimita ji. Well done. सर एक बात कहूँ, जी 3,20,000 का चेक और 1 करोड़ का सिग्नेचर। निमेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ। एक तो घड़ी मान जी शांत हो जाएंगे, समय ही समय आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए। और यहाँ पर हमारे जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। ओके, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। जी। हमने सुना कि एक बार कोई दुर्घटना हो गई थी आपके साथ, एक्सीडेंट हो गया था। जी। क्या हुआ? मैं पूना से बॉम्बे वापस आ रही थी। उन दिनों ये पूना में थे, जी। तो इनसे मिलके वापस आ रही थी तो हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया और मेरा चेहरा सामने की सीट पे बहुत ज़ोर से लगा और चश्मा टूट के मेरा पूरा आँख के अंदर और ये पूरा एरिया। तो उस दुर्घटना में मेरी ये लेफ्ट आई चली गई। ये मेरी आर्टिफिशियल आई है, मैं इधर इसमें से देख नहीं सकती हूँ। पूरी बाएं आंख आपकी चली गई? हाँ, ये चारों ये एरिया पूरा काफ़ी छिदर, मतलब जी जी, फट गया था, स्किन एकदम छिदर हो गया था। तो अच्छे सर्जन्स मिले मेरे को, उन्होंने मतलब प्लास्टिक सर्जरी भी हुई एंड आई सर्जरी में हुआ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था जी, ऐसे आपको देख करके यकीन नहीं आई होता। गॉट ब्यूटीफुल सर्जन्स। उन लोगों ने मतलब इतना हौसला दिया उस समय। मैं कभी अपने डॉक्टर से पूछती भी थी कि मैं कभी नॉर्मल लगूंगी क्या, तो वो डॉक्टर साहब मेरे को हमेशा बोलते थे दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी निमिता, आप बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है। सो इट टुक 6 months रिकवरी में लगे, बट शुरू में लगा था कुछ दिन तक, अब तो आदत हो गई। अब ना मेरे को याद भी नहीं रहता। बस थोड़ा रोड क्रॉस करते समय या सीढ़ी उतरते समय ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डेप्थ परसेप्शन 2 आंख से होता है। तो मैं सीढ़ी उतरती हूँ तो मैं बहुत ध्यान से पकड़ के उतरती हूँ कि कभी कभी वो पता ही नहीं लगता है कि कितना डेप्थ है। और सबसे ज़्यादा खराब एक बात का लगता है कि ये जो 3D मूवीज़ आती है ना, ये अब मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे वो 2D लगती है, मेरे को 3D नहीं लगती। वो सबसे बुरा वही लगता है। Can't see. नो आई कांट, बट इट्स ओके, आई एम यूज टू इट और पता भी नहीं लगता है। पहले झूठ नहीं बोलूँगी, महीना भर लगा था कि क्या हो गया मेरे साथ, मतलब बैठे बैठाए वाली बात थी। पर फिर मैंने देखा फैमिली में इनका, मेरे बच्चों का मुंह छोटा होता जा रहा था व्हेन आई वाज सैड। और फिर एक दिन ऐसा ख्याल आया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ डोंट गिव अप, फाइंड सॉल्यूशंस टू व्हाटएवर प्रॉब्लम गॉड गिव्स यू। तो मैंने सोचा मैं ही अगर हिम्मत हार जाऊंगी तो मैं उनको क्या सिखाऊंगी कि एक मुश्किल आई जिंदगी में और आप हार गए। तो मैंने कहा नहीं, उठिए निमिता, काम पे चलिए। और well done. बहुत बहुत बधाई आपको निमिता जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं खेल में। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी जीवित हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? What is the name of the Samadhi स्थल of Atal Bihari Vajpayee located in Delhi? ऑप्शन सुनिए। ए सदैव अटल, बी अटल घाट, सी विराजमान वाजपेयी, डी अटल विहार। आपके पास समय है, खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। 2 लाइफलाइन है आपके पास। विराजमान वाजपेयी तो हो ही नहीं सकता। अटल घाट नहीं सुना है, राजघाट वगैरह ठीक है, बट ये नहीं है। मुझे सदैव अटल लग रहा है। अटल विहार, सदैव अटल, बट आई डोंट नो। लाइफलाइन क्यों? अटल घाट नहीं है, राजघाट को घाट है, बट अटल घाट नहीं है। अटल विहार तो इट साउंड्स लाइक अ कॉलोनी, वो भी नहीं हो सकता। लग तो रहा है सदैव अटल, बट आई एम नॉट श्योर। काम करते हैं, लाइफलाइन लूंगी 50-50 जस्ट टू कंफर्म। नहीं चल रहा मन आपका? नहीं, मन चल रहा है सदैव अटल पे। एक और आपकी आदत हमें अच्छी लग रही है कंटेस्ट, आप सोचती हैं तो हम लोग सब सुनते भी रहते हैं कि आप क्या सोच रही हैं। बहुत से लोग अपने मन ही मन को समझ में नहीं आता क्या सोच रहे हैं। जी, दिमाग एकदम शुद्ध हो जाता है जब आदमी सोचता है। क्या करना चाहेंगी? 50-50 ले लेती हूँ, रिस्क नहीं लूंगी। ओके, अंतिम निर्णय है आपका, 50-50 लेंगी। और कमिश्नर महाशय, निमिता जी अपनी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। अब निमिता जी 2 विकल्प जो गलत हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, सदैव अटल, बी अटल घाट। ए सदैव अटल लॉक करिए। फाइनल उत्तर आपका? जी। कमिश्नर महाशय, सदैव अटल, ए पे ताला लगाया जाए। बहुत सोचा आपने निमिता जी, क्यों आपने लगा कि ये सदैव अटल होना चाहिए? शायद पढ़ा है, इंट्यूशन था। जब आप सोच रही थी तब आपका दिमाग किधर जा रहा था? सदैव अटल पे शुरू से जा रहा था। बिल्कुल सही जा रहा था, ये सही उत्तर है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन सन 2018 में हुआ था और ये समाधि लाल किला के पीछे की ओर यमुना नदी के तट पर स्थित है। सदैव अटल इसका नाम है। कई बार जो दिमाग में बात आती है वो सही निकलती है। यहाँ देखिए, अगर मैं अपने लिए खेल रही होती ना तो मैं ये रिस्क लेके लॉक कर देती, मैं लाइफलाइन नहीं यूज करती। यही हम आपसे पूछने जा रहे थे, बट मैं अपने लिए नहीं आपने खेल जीत रही। लिए हैं 6,40,000 रुपए। एक तो कहने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये धनराशि आपके लिए क्या लगती है और क्या कीजिएगा, इसका उपयोग कैसे कीजिएगा? ये सारे मेरे बच्चों के लिए ही है। मैं एक स्टडी सेंटर खोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो जिस माहौल से, जिस कम्युनिटी से आते हैं, छोटे छोटे घर हैं, बहुत लोग रहते हैं। जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। कितनी बार सुबह स्कूल जाती हूँ तो बोलते हैं दीदी गुस्सा नहीं होइएगा, मैं होमवर्क नहीं कर पाई। बहुत लोग आ गए थे, मैं बाहर बैठ के भी करी, बट मतलब लोग छेड़ने लगे। यानी जिस जहाँ वो रह रही हैं वो जगह बहुत छोटी है, बहुत छोटी, तो पूरा परिवार जो है एक ही कमरे में रह रहा है। बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। मैं पहली बार जब कम्युनिटी में विजिट करने गई उनके घरों में तो मैं सकपका के घर आई हूँ क्योंकि मेरे बाथरूम से छोटा उनका घर था। तो मैं स्टडी सेंटर खोलना चाहती हूँ, एक कमरा जहाँ पे शांति से साफ सुथरी जगह में सेफली बच्चे बैठ के पढ़ लें। और अगर मैं एक बच्चा या एक बच्ची को भी कुछ बना पाई तो मेरा जीवन सफल हो। वाह, क्या बात। बहुत ऊंची विचारधारा है आपकी निमिता जी और हम सब बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपकी बातों से। और मैं जानता हूं कि हमारे दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी बहुत ही प्रभावित होंगे। बहुत कम ऐसे सज्जन पुरुष
महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर विराजमान होती हैं जो इस तरह के ख्यालात लेकर के आती हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको निमिता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है और 12वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए निमिता जी। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद के निजाम के ध्वज पर किस खाद्य पदार्थ को चित्रित किया गया था? Which food item is featured on the flag of the Nizam of Hyderabad? ऑप्शन सुनिए। ए बिरयानी, बी हलीम, सी कुलचा, डी इडली। 12,50 का है ये प्रश्न और बड़ा ही विचित्र प्रश्न है ये। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी जीवित है। आज से एक्सपर्ट समय ही समय आपके पास, सोच लीजिए। बिल्कुल आइडिया नहीं है बट ठीक है, लेट्स एलिमिनेट। कुलचा पंजाबी है, कुलचा हो नहीं सकता। इडली तमिलनाडु में होगी, इडली नहीं हो सकती। तो द आंसर हैज टू बी ईदर बिरयानी या हलीम। अभी बिरयानी बहुत ऑब्वियस सा आंसर है। बिरयानी, हलीम, इडली भी साउथ का तो है, कुलचा डेफिनेटली नहीं होगा। But at this stage, do एक लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको do I कष्ट हो। really want to take a guess? No, I don't. कोई भी आइडिया है, कहीं पढ़ा है? I don't recall ever reading about this also. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिस्क लेना है तो हलीम पे, बट हलीम कैसे फ्लैग पे डालेंगे? बिरयानी का प्लेट तो फिर भी फ्लैग पे डाल सकते हैं। बट आई डोंट रिकॉल। नहीं, गलत हो एक जाऊंगी लाइफलाइन है तो- आपके पास अभी भी आज हाँ तक। जी, मेरे को लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे उसका? जी। ओके कमिश्नर महाशय, निमिता जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है मालूम और वो चाहती हैं कि अपनी आखिरी लाइफलाइन आज से एक्सपर्ट को इस्तेमाल किया जाए। इसे अंकित कीजिए। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज मेमन साहब, आपकी बारी आ गई है। हमारे सामने अपने आप को प्रकट कीजिए। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा और ऑप्शंस हैं ए बिरयानी, बी हलीम, सी कुलचा, डी इडली और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। सर कॉमन विजडम तो ये कहता है कि शायद बिरयानी हो या हलीम हो, लेकिन अनकॉमन विजडम पे भी कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। और मेरा जवाब यहाँ पे, क्योंकि मैं हैदराबाद काफ़ी बार गया हूँ क्रिकेट मैचेस कवर करने, दिल्ली भी काफ़ी बार गया हूँ, तो सही जवाब, सही उत्तर इसका है कुलचा। और मैं निमृत राउत जी से कहूँगा कि आप बेझिझक होके इसका जवाब दे दें कि ये जवाब का इस सवाल का जवाब है कुलचा। थैंक यू वेरी मच। जाएंगे उनके साथ? जी बिल्कुल, सी कुलचा। क्या किया जाए? सी कुलचा। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एस भाई आप बिल्कुल सही है, सही उत्तर है आपका। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड। वो 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। ऐसा माना जाता है कि जब आसिफ जाही राजवंश के संस्थापक मीर कमरुद्दीन ने एक संत द्वारा दिए 7 कुलचे खाए थे, तो संत ने भविष्यवाणी की थी कि उनका परिवार 7 पीढ़ियों तक शासन करेगा। तब से कुलचा जो है वो ध्वज पर पहुंच गया। और आमतौर पर जैसा कि आप जा रहे थे, हम भी थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि कुलचा कैसे हो सकता है, ये भी कोई खाद्य पदार्थ है जो जाना चाहिए। लेकिन ऐस भाई आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियां बज जाएं ऐस भाई। अमित जी बहुत खुशकिस्मत था मैं कि हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे मैं गया हूँ काफ़ी बार। वहाँ पर ये कहानी काफ़ी एक्चुअली मशहूर है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है जिस तरह से निमृत राउत जी खेल रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है उनकी लाइफ की। जी। इच्छा है, आत्मविश्वास है, स्त्री शक्ति है, लगन है और कितनी ऊंची सोच। और मेरा मानना यह है कि ना सिर्फ एकेडमिक्स में, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में भी अगर हम गर्ल चाइल्ड को, विमेन को इतना ही पार्टिसिपेट करने के लिए हौसला दे, तो हमारा देश जो है बहुत ढेर सारे ओलंपिक मेडल्स ला सकता है। वी कैन बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन। वेल सेड सर, वेल सेड।
थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने आज। थैंक यू सो मच। ओके निमिता जी, खेल में आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, अभी तक आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ खेला है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए निमिता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार शुरुआत के बाद से हर वर्ष दिया गया है? Since its inception, which category of the Nobel Prize has been awarded every single year? A. Chemistry. B. Physics. C. Peace. D. Economics. फिजिक्स लग रहा है, पर आई थिंक द राइट आंसर इज फिजिक्स, बट मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। थोड़ा सा और सोच लेती हूँ। Do I really want to take a chance? No, I don't. सर फिजिक्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि फिजिक्स ही है, पर किसी और की अमानत दाव पे नहीं लगा सकती। रिस्क यहां पर नहीं लेना, भयंकर होता है, नहीं लेना है सर। और यदि आपको उत्तर ना मालूम हो तो आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। आप 12,50,000 रुपए जीत रही हैं। क्योंकि अभी मैं जो भी आंसर दूंगी उसमें रिस्क है, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ। इंट्यूशन मेरा बोल रहा है कि इट इज ईदर केमिस्ट्री और फिजिक्स। इट इज फिजिक्स, फिजिक्स ही है, बार बार वही लग रहा है मेरे को, बट नहीं सर, मैं क्विट करूंगी। मैं रिस्क नहीं लूंगी, मेरे पैसे नहीं है, बच्चों के पैसे हैं, मैं रिस्क नहीं लूंगी। फाइनल उत्तर बताइए, क्विट फाइनल करेंगे? क्विट करूंगी सर। कमेटी महाशय निमिता जी क्विट करेंगी, आगे नहीं खेल पा रही हैं, तो हम आपको अनुमति देते हैं निमिता जी। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं आपको। अब जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम सही उत्तर बता सके। फिजिक्स। बी फिजिक्स पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नो निमिता जी, दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। सही उत्तर है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र पुरस्कार का आधिकारिक नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। पहली बार 1969 में यह दिया गया था और तब से हर वर्ष यह दिया गया है। अन्य श्रेणियों में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जब वो पुरस्कार नहीं दिया गया, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 42 में नहीं दिया गया और पिछले वर्ष साहित्य में नहीं दिया गया था। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा है, सिंस इट्स इंसेप्शन द नोबेल हैज बीन अवॉर्डेड एवरी सिंगल ईयर फॉर इकोनॉमिक्स। स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। बहुत बहुत बधाई आपको निमिता जी। ये 12,50,000 रुपए ये डिजिटली हम आपके वहां ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर कंफर्म किया और ये तुरंत 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में गए। प्लेट तालियों की गड़गड़ाहट बता रही निमिता जी कि आपने कितनी खूबसूरती से खेला है। और अयाज भाई जैसा कि कह रहे थे, न केवल बुद्धि के साथ खेला, लेकिन आपकी जीवन, आपने किस तरह अपने जीवन को व्यतीत किया, उससे हम सब बहुत प्रभावित हुए। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पतिदेव को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे कि वो आकर के हमारे साथ एक फोटो खींचे।
ओके, नीता रॉड जी थाने महाराष्ट्र से आए, 12,50,000 रुपए जीत करके गई, लेकिन उनकी भावना, उनकी विचारधारा को सुनकर के हम सब बहुत ही प्रभावित हुए। अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकिंग लेन देन के इन तरीकों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये पहली बार भारत में आम जनता के लिए शुरू किए गए। समझ गए? अरेंज दीज मेथड्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस in chronological order from the time they were first introduced to the general public in India. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Internet banking. B. Unified payments interface UPI. C. Automated teller machine ATM. D. Checks. समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आया, जो प्रतिक्रिया आई, डी चेक्स, 18th सेंचुरी में शुरू हुआ चेक्स। फिर आता है सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM इन द ईयर 1987। उसके बाद ए, इंटरनेट बैंकिंग इन द लेट 1990s। और अंत में बी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI इन द ईयर 2016। DCAB, यही है सही क्रम। और देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 4 लोगों ने सबसे तेज जवाब, अखिलेश कुमार अम्बे। बहुत बहुत बधाई। ये मत करो यार। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, अखिलेश जी बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर से। परिवार के लोग आपके बहुत बहुत प्रसन्न हैं और हम भी बहुत प्रसन्न हैं। ओके, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं हाथरस उत्तर प्रदेश से एक गवर्नमेंट स्कूल के ये एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, जिनका नाम है अखिलेश कुमार अम्बेश। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। सर, मैं और भी बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आप हाथरस से हैं और हाथरस जो है बहुत सी चीज़ों के लिए प्रख्यात है, लेकिन वहाँ से एक बहुत ही प्रख्यात कवि काका हाथरसी का वो शहर माना जाता है। काका हाथरसी हास्य कवि, कॉमेडी कवि, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रबल। और उनकी एक पंक्ति हमको याद आ रही है कि काका निज इनकम कबहूं, निज इनकम, कि काका निज इनकम कबहूं काहू कनो बताए, न जाने किस भेष में ITO मिल जाए। जो आपने कमाया है तो कभी किसी को बताना नहीं, क्योंकि पता नहीं कब वो इनकम टैक्स वाला पहुंच जाए। तो भाई साहब, ये ऐसे ही नहीं मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। जितने भी आप यहां से जीत के जाएं, बताइएगा मत किसी को। ओके, कविता विता लिखते हैं कि नहीं आप भाई साहब? कभी कभार हमारे जो काका हाथरसी जी हैं जी, उनकी पढ़ता हूँ, लिखता बहुत कम। ओके, पढ़ते हैं ज्यादा, लिखते नहीं है। पढ़ते ज्यादा। जी जी जी। कभी आपका निजी परिचय हुआ उनके साथ या उनको सुनने का अवसर मिला हो? जी नहीं, मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब हम आए थे तब वो उनका निधन हो गया। वो चले। जी, कई बार हमने कई बाबूजी जाते थे कवि सम्मेलन में, तो हम भी जाया करते थे उनके साथ। तो शुरुआत के दिनों में वो नहीं दिखाई दिए थे, बाद में वो आने लगे और उनकी कविता को सुन करके, हास्य कवि थे, जनता बहुत प्रफुल्लित होती थी, हंसी मजाक सब उनका चलता था। इस तरह की बहुत सारी उनके पास धाराएं थी। ओके अखिलेश जी, सारे नियम तो आपको पता है, तो देवियों संजो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न डालने से पहले अखिलेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे किसे लाए हैं? मेरी मम्मी आई हुई है साथ। जी जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और भी कोई है कि बस अकेले? पापा जी भी हैं और दोनों भाई आए हैं। पापा जी भी हैं, प्रणाम करता हूं, और दोनों भाइयों को भी प्रणाम करता हूं। ओके ओके अखिलेश कुमार जी, चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमिर खान के एक लोकप्रिय गीत के अनुसार पापा कहते हैं डैश क्या?
ए पॉपुलर आमिर खान सॉन्ग लिरिक गोज पापा कहते हैं डैश व्हाट। ऑप्शन सुनिए, ए बेटा बड़ा बदमाश है, बी बेटी बड़ी सयानी है, सी सब माया है, डी बड़ा नाम करेगा। सर डी लगाइए, बड़ा नाम करेगा। डी लगा दो भैया कंप्यूटर जी, बड़ा नाम करेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बेटा हमारे ऐसे ही काम करेगा। मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आपकी मंजिल कहाँ तक है भाई साहब? मेरे सर कम से कम करोड़पति तो बनना चाहता हाँ, हूँ। कम से कम, ठीक। कम से कम मतलब निशाना आपका जाएगा 7 करोड़ रुपए पे। 1 करोड़ तो हम हाँ, ऐसे ही दे देते हैं आप तो। इसलिए पिताजी आपको हम प्रणाम करते हैं। और कैसा लगा आपको ये गाने के बोल? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी कहा भी था कि होनहार बच्चा है, मेरा नाम करेगा, और शुरू से ही पता था मुझे। शुरू से पता था आपको? जी हाँ। अच्छा, जब पापा जी को शुरू से पता था तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने? सर 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, वहां तक आते आते समय तो लगेगा। हाँ ठीक है, ये तो है, लेकिन वो तो आज लगेगा ना समय। इससे पहले वो कह रहे थे हमको पता था पहले से। तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कभी। कभी बताया नहीं, आज पता चल गया इनको। भाई साहब शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं है? Which of these is not a social media application? एप्लीकेशन बोल रहे हैं जो कि उधर हाथरसी की भाषा ही है। ए इंस्टाग्राम, बी स्नैपचैट, सी पेटीएम, डी लिंक्डइन। सोशल मीडिया वगैरह जानते होंगे आप? जानते हैं। पेटीएम सी। पेटीएम सी, ताला लगा दें? ताला लगाइए। लगाइए सी, पेटीएम पे ताला। आप सही हैं और 2000 रुपए जीत गए हैं आप। आपको सोशल मीडिया पे हैं क्या आप? यस सर। हैं? फेसबुक, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पे। व्हाट्सएप पे हैं जी। और ट्विटर? ट्विटर पे था पर अकाउंट बंद हो गया सर। काहे? सर टाइम ही नहीं मिलता था, व्हाट्सएप कर करके ही परेशान है। शिक्षक बहुत परेशान है। अब उसकी हाजिरी भी व्हाट्सएप से लगने लगी है। ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। उस पे भी क्या होने लगा है? बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, ऑनलाइन ही आपको अटेंडेंस लगाना है, सब कुछ उस पे हो गया। तो व्हाट्सएप ही करते रहते हैं, फोटो भी भेजना है उस पे, एप्लीकेशन भी उसी पे भेजना है, सारा सब कुछ व्हाट्सएप से चल रहा है। तो उससे आप संतुष्ट हैं या नाराज हैं? नाराज हूँ सर, बहुत हंसी नाराज। चली गई है मेरी। तो गए क्यों थे वहां जब आपको पता था कि ऐसे हो जाएगा? सर शिक्षा के क्षेत्र में हुआ ना, मेरे जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ कर दिया गया है ना, ये सरकार कर रही है ना। अच्छा, ये सरकार ने किया है? सरकार ने किया है। हाँ, ओके। बहुत ही भयंकर खेल है भाई साहब ये जो सोशल मीडिया का खेल। बहुत ज्यादा सर। हाँ, बहुत ज्यादा। पढ़ाई नहीं कर पा रहे, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हाँ, और एक को, बिल्कुल सही कहा, एक को पढ़ो तो उसके बाद वाला क्या कहता है उसके बाद। ये देखते हैं अगले उसमें ग्रुप में क्या आया हुआ। हाँ, और क्या अगले ग्रुप कौन में क्या भेज रहा है, इसने कुछ नहीं भेजा है, क्यों नहीं और भेजा? जितना गाली पड़ता है ना उसको तो और ज्यादा पढ़, एक के बाद एक गाली, बड़ी बड़ी गाली। हाँ? कुछ भी कीजिए आप, अच्छे से अच्छा उस पर लिखिए, कुछ भक्ति भाव उसमें डालिए, न जाने क्यों वहां भी गाली पड़ जाती है। बिल्कुल सर। क्यों बे अपने से अपने आप को गुरु समझता है क्या? लिख रहा है ये सब? ऐसे अजब अजब चीजें वो भेज देते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा गाली गलौच हुआ क्या? सर हो जाता है कभी कभार। हो जाता है। व्हाट्सएप पे मैंने बहुत से ग्रुप बनाए हुए थे। अच्छा। शादी का भी बनाया था, लाफ्टर का बनाया था, संगीत का भी बनाया था, सारे बनाए थे। फिर मुझे लगा ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो खत्म कर दिए सारे। हाँ, नहीं वहां पर अगर आप खुद ही इस तरह के एप्लीकेशन खोल देंगे तो संकट तो होगा आपको भाई साहब। आप अपना सिर्फ अपना निजी जो है ना वो रखिए, ताकि कभी हमको आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको व्हाट्सएप कर दें, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। जब भी प्रश्न पढ़ने जाते हैं हुटर बच जाता है। अखिलेश कुमार जी, आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई, आपके परिवार से मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई, जहां से आप हैं वो जान करके हमें बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि हुटर बच गया तो आज यहीं पर खेल समाप्त करेंगे और कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आगे बढ़ाएंगे। देवी और सज्जनों, आज खेल यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले अयाज मेमन साहब से हम विदाई लेंगे।
अयाज भाई आपसे हम थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद तालियां बजाने के लिए। धन्यवाद अमित जी। देवियों सज्जनों, देखिए ये सत्य है कि जीवन का एक भी पल करोड़ों रुपए का चेक काटने के बाद भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय की कीमत को समझिए, क्योंकि जिसने समय का महत्व समझ लिया वो जरूर कह सकता है अपना टाइम आएगा। तो इसी के साथ अपना टाइम आ गया है, अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।